सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष बाजपेयी और बच्चों हाइपरबोला स्टार्ट हो चुका है। तो आई होप कि आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा। और बच्चों इस समय ये कोनिक सेक्शन के आखिरी कुछ टॉपिक्स चल रहे हैं, तो इसलिए आपको बहुत ही फोकस होके करना है। एंड सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेफिनेट इंटीग्रल। तो हर चीज़ एक बहुत ही अच्छे इंथुजियाज्म के साथ बच्चों करिए, जिससे कि आपका कोर्स बहुत अच्छे तरीके से फिनिश हो जाए। तो बच्चों अगर आपने आशीष बाजपेयी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड ब्राइट ब्रेन ट्यूटोरियल्स के ऐप को भी आप इंस्टॉल कर लें। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और वहाँ पर भी ऑसम कोर्सेज, ऑसम मटेरियल जो आपके हेल्प के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है आपकी प्रिपरेशन में, वो सब कुछ है। तो आप ज़रूर से ज़रूर इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट with the topic that is position of point with respect to hyperbola। याद है वो वाला कॉन्सेप्ट S1 is greater than 0, S1 is less than 0, वही वाला टॉपिक है बच्चों। तो ये कितनी जगह आप पढ़ चुके बताइए? चौथी बार पढ़ने जा रहे हैं। कैसे? सर्कल में पढ़ा आपने, ठीक है, उसके बाद आपने पैराबोला में पढ़ा, इलिप्स में पढ़ा, और आज ये चौथी बार हो रहा है बच्चों यहाँ पर हाइपरबोला में। तो आई थिंक ये सारी बातें जो है आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बात थोड़ा सा हाइपरबोला में अलग इसलिए हो जाती कि जो हाइपरबोला का शेप है ना, वो कुछ इस टाइप से है ना। ये तो अब सभी को समझ में आ गया कि भाई ये फोकस है -AE,0, एक फोकस इधर है जिसको हम लोग F2 कह रहे हैं, और एक फोकस यहाँ पर है जिसको हम लोग बोल रहे हैं F1, एंड दैट इज AE,0। अब फोकस जिधर होता है ना, किसी भी पैराबोला में जिस तरफ किसी भी हाइपरबोला में फोकस जहाँ है, ठीक है, उसको बोला जाता है बच्चों इंटीरियर पोर्शन। ठीक है, इधर वाले पोर्शन को आप इंटीरियर पोर्शन बोलते हैं, इधर वाले पोर्शन को भी आप इंटीरियर पोर्शन बोलते हो, बिकॉज एलिप्स वगैरह में इस बात में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर ये समझिए कि जिधर आपका ये सेंटर है, जो सेंटर 0,0 अभी आप देख रहे हो, वो एक्सटीरियर में आता है। अब चलिए एक चीज देखते हैं कि आखिर एक्सटीरियर के लिए कंडीशन क्या होती होगी। तो आप क्लियरली जानते हो कि x² + a² x² - y² स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, क्या होता है? x² a² - y² इज इक्वल टू 1 होता है। अब बस कुछ नहीं करना है आपको तो ऐसे S1 लिखिए। S1 का लिखने का मतलब कि 2 पॉइंट आप डाल दीजिए। -y1² बहुत ही स्ट्रैटेजिकली मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये हमारा S1 है। तो अब आपको पता है कि किसको इंटीरियर कहते हैं, किसको एक्सटीरियर कहते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे बहुत क्लियर है, 0,0 पॉइंट, और वहीं से सारी थ्योरी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट पुट दिस वैल्यू हियर। तो जब आप 0,0 यहाँ पे रखते हो तो आप देखिए कि S1 की वैल्यू -1 आती है। S1 की वैल्यू यहाँ पर -1 आती है। तो 0,0 रखने पे S1 अगर -1 आता है तो इसका मतलब S1 लेस दैन 0 होने पर एक्सटीरियर ही तो होगा। तो S1 लेस दैन 0 पर एक्सटीरियर हो रहा है, बिकॉज आउटसाइड द आपका आउटसाइड द जो हाइपरबोला है वो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि S1 लेस दैन 0। तो ये पॉइंट अगर आपके हाइपरबोला पे लाई नहीं कर रहा है, वो निगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो वो एक्सटीरियर हो गया। ठीक है, क्लियर है? क्लियर। अब इस चीज़ को हम लोग किस तरीके से प्रूव करें, कई बार प्रूव कर चुके हो तो एक बार और देखा जाएगा गाइस। तो अब आप क्या करिए, 2 पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, इस पॉइंट को आप लीजिए P, एंड दिस इज नथिंग बट x1, y1। इस पॉइंट को आप लीजिए P1 विच इज लाइंग ऑन दिस एलिप्स, दैट इज x, y। ठीक है, इसको x, y ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर इंटीरियर, इसके बाहर एक्सटीरियर। तो अगर y1 ग्रेटर दैन y है तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्सटीरियर। y1 की डिस्टेंस अगर y से ज़्यादा है तो आप बाहर हैं। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई, इससे पहले भी आप कर चुके हैं इन चीज़ों का प्रूफ। ठीक है, कम से कम 2 बार तो किया ही होगा। तो यू मस्ट बी नोइंग दिस थिंग। तो यहाँ पर देखिए ये s है हमारा। ठीक है, x² a² - y² -1 इज इक्वल टू 0। ये फॉर एनी हाइपरबोला दिस विल बी, एक्चुअली दिस इज क्या है,
क्या है बोलो, एस। ठीक है, तो ये हाइपरबोला के लिए एस है। अब कंडीशन फॉर आउटसाइड क्या होगा कि इसमें 0 0 रखो तो निगेटिव आ रहा है, वो हम लोगों ने चेक कर लिया। तो कंडीशन फॉर आउटसाइड, क्योंकि ओरिजिन को रख के हम लोगों ने चेक कर लिया है, तो कंडीशन फॉर आउटसाइड क्या होना चाहिए बच्चों, ये हम लोगों ने क्लियरली देख ही लिया है कि S1 लेस देन 0 है। तो एक बार हम लोग काम करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे, क्योंकि y1 को ग्रेटर देन y स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि y1 को ग्रेटर देन y होना चाहिए। अब यहाँ एक काम करेंगे कि y1 स्क्वायर को ग्रेटर देन y स्क्वायर होना चाहिए। फिर हम कहेंगे कि y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर को ग्रेटर देन y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, फिर हम कहेंगे यहाँ पर कि माइनस लगा दो, y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तुरंत उल्टा उल्टी हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम कि y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को बड़ा कर दो आप। ठीक है, कर लोगे ये सारी बातें। ठीक है, अब आप कहोगे कि एक काम करो यहाँ पर, ठीक है, एक काम करो यहाँ पर कि आप x1 को सेम रखो, बिकॉज देखिए x1 कोऑर्डिनेट तो जब परपेंडिकुलर डालोगे तो सेम ही रहेगा। तो अब आप एक काम कर सकते हो यहाँ पर कि x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करिए, y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा होगा कि दिस इज x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट y2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, ये बड़ा है। अब -1 दोनों तरफ इक्वल इक्वल ऐड करोगे तो यही बड़ा रहेगा, माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट। दोनों तरफ -1 करने की बात हुई थी, क्यों नहीं लगाया, अरे गलती हो गई। ठीक है, अब देखिए आप x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर अपॉन b2 स्क्वायर -1, इसको मैं x1 y2 लिख देता हूँ। ठीक है, y2 लिख देता हूँ, y2 लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। ठीक है, इधर y2। अब देखिए x1 y2 तो हाइपरबोला पे है, तो दे आर गोइंग टू सेटिस्फाई इट। तो अब आप यहाँ से प्रूव कर पा रहे हो कि x1 ए स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1 इज लेस देन 0। तो S1 लेस देन 0 कंडीशन आ गई कि नहीं फॉर पॉइंट टू बी आउटसाइड द हाइपरबोला। तो वही चीज़ें हैं जो पहले आपने किया था। ठीक है, यानी कि S1 ग्रेटर देन 0 है तो इंटीरियर है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर S1 इक्वल टू 0 है, ऑन हाइपरबोला है, ऑन हाइपरबोला। ठीक है, और अगर S1 लेस देन 0 है तो इसका मतलब एक्सटीरियर ऑफ हाइपरबोला है, दिस इज एक्सटीरियर ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ हाइपरबोला, ऑन हाइपरबोला, इंटीरियर। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट आता है बच्चों, जैसा कि ऑक्सिलरी सर्कल आपने एलिप्स में पढ़ा था, है ना, तो ऑक्सिलरी सर्कल की कहानी यहाँ पर हाइपरबोला में भी है। ठीक है, पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पर, उतना आसान नहीं है जितना आपका एलिप्स के अंदर था। ठीक है, तो सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन ट्रांसवर्स एक्सिस एज, है ना, ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला एज डायमीटर इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है। इसको थोड़ा छोटा लिखें बिकॉज थोड़ा सा बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, तो मैं इसको हल्के से लिखता हूँ। ऑक्सिलरी सर्कल, जगह ज़्यादा रहे हमारे पास, ऑक्सिलरी सर्कल। तो पहले डेफिनेशन लिख लें बच्चों। द सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन, ध्यान से देखना, द सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन, द सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन ट्रांसवर्स एक्सिस, डिस्क्राइब्ड ऑन transverse axis of the hyperbola, transverse axis of the hyperbola, of the hyperbola as diameter, as diameter, as diameter is called as auxiliary circle, is called as auxiliary circle। तो इसको हम auxiliary circle कहते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर, इस तरीके से कर लिया हम लोगों ने। ये हमारा हाइपरबोला है, ये सेंटर है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2a होती है। ठीक है, अब इस 2a को लेकर हम लोग वाइट से बनाएंगे एक सर्कल,
जो दोनों को यूं आके, बिकॉज इसको डायमीटर के तरीके से लेकर ये, अरे ठीक है, यू बनाया। ठीक, सो दिस इज हियर, तो ये आपको यहां पर मिलेगा। तो ये जो पॉइंट है दिस इज -a,0 और ये जो पॉइंट है दैट इज a,0। ठीक है, अब देखिए कि अब आप यहाँ पे जो ऑक्सिलरी सर्कल जो एसेंट्रिक एंगल बनाता है वो थीटा यहाँ पर बनाएगा। तो ये चीज़ आपका a cos थीटा कॉमा a sin थीटा होगा। यहाँ तक तो कोई भी परेशानी नहीं होती, इसको थोड़ा ढंग से लिखना पड़ेगा। ये समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज a cos थीटा एंड a sin थीटा, और ये हमारी ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग जो हाइपरबोला में पॉइंट होता है वो फाइंड आउट करना इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गाइस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस सर्कल पे इस जगह एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस सर्कल पे इस जगह हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखना टेंजेंट क्या करेगा। तो ये हम लोगों ने यहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, ठीक, तो ये हमारी ए लेंथ हो गई है। ये आपको पता है कि ये वाला पॉइंट आपका ए साइन थीटा है, ये वाला लेंथ आपका ए कॉस थीटा है। ठीक है, ये पॉइंट आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो बेस से जुड़ी हुई जो लेंथ है वो ए है। तो हाइपोटेन्यूज अगर आप लिखना चाहते हो, अगर आप हाइपोटेन्यूज लिखना चाहते हो तो आपको a बाई कॉस थीटा लिखना होता है। ऑब्वियसली कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज को लिखना चाहते हो आप तो बेस, हाइपोटेन्यूज को लिखना चाहते हो तो बेस अपॉन कॉस थीटा लिखना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेस है a, तो a बाई कॉस थीटा जब आप लिखते हो तो वो a सेक थीटा। तो ये लेंथ आपकी a सेक थीटा है। तो इसका कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पर लिख ही दूंगा आज बच्चों कि ये कोऑर्डिनेट आएगा a सेक थीटा कॉमा 0। अब मुझे ये पॉइंट यहाँ पर ये पता चल गया कि यहाँ से ये पॉइंट a सेक थीटा कॉमा 0 होता है। अब देखिएगा, दिमाग देखिएगा, दिमाग, इंसान का दिमाग देखिएगा। अब इंसान ने कहा कि ठीक है, अब मुझे एक पॉइंट पता चल गया यहाँ से, वो है x कोऑर्डिनेट यानी कि a सेक थीटा मुझको पता चल चुका है। तो वो बोल रहा है कि चलो अब y पता कर ले, और वो बहुत आसान है। जब आपको a पॉइंट पता, x का कोऑर्डिनेट पता चल गया एब्सिसा, तो क्या आप ऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते? तो फिर वो क्या करता है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में जाकर ए सेक थीटा को रखता है। तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो y यहाँ पर जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग ले रहे हैं तो ये b tan थीटा हो जाएगा। तो y की वैल्यू जो आ गई वो b tan थीटा। तो यहाँ से आपके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स आ गए a sin sec थीटा और b tan थीटा के रूप में। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ से देखिए थीटा यहाँ है और पॉइंट यहाँ है बॉस। Point is here, a sec theta comma b tan theta and the theta is here. To clearly understand this case, this is very very important. तो अब आपके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आ गए। ठीक है, एंड ऑक्सिलरी सर्कल का जो इक्वेशन होगा दैट इज नथिंग बट, बिकॉज इसके सेंटर तो 0,0 पे और इसकी रेडियस है a, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर।
ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख लें हम लोग। अब इनका मूवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, इनका मूवमेंट आपको समझना है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स एंड अंडरस्टैंड द मूवमेंट। तो x इज इक्वल टू a sec थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा। देखिए ये sec थीटा और tan थीटा एक जगह डिफाइंड नहीं होते, वो है कहाँ। तो सबसे पहले तो पूरा चक्कर लगवाना है चारों क्वाड्रेंट्स में, तो 0 से लेकर 2 पाई तक आपको लेना पड़ेगा। उसमें से माइनस आपको π/2 से और 3π/2 यानी 90 और 370 270 जो डिग्री है वहाँ पर ये आपके अनडिफाइंड हो जाएंगे, बिकॉज कॉस वहाँ पर 0 हो जाता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 में। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ चुके हैं। x इज इक्वल टू a sec थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा। सो पॉइंट्स आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग। ये जो पॉइंट्स हैं ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, दीज आर नोन एज पॉइंट्स आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे इनको, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। पॉइंट्स आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। पॉइंट्स आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स एंड थीटा इज एसेंट्रिक एंगल एंड थीटा इज एसेंट्रिक एंगल। ठीक है, तो थीटा आपका एसेंट्रिक एंगल होता है। अब समझना आप एक बात को यहाँ पर कि 0 से π/2 में, 0 से π/2 में जब आपका यह एंगल थीटा मूव कर रहा होगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा और आप समझना, 4 बातें मैं लिखूंगा कि थीटा जो है मूव्स फ्रॉम, ठीक है, समझ समझ के इस बात को समझना है, अनसुना करोगे तो बहुत पछताओगे। तो थीटा मूव्स फ्रॉम 0 टू π/2। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर समझिए कि a cos थीटा और a sin थीटा, तो पहले क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव है, और a sec थीटा और b tan थीटा को देखिए ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो जो पॉइंट है वो कैसे मूव करेगा, देखिए y पॉइंट कैसे मूव करता है वो साइन थीटा पे डिपेंड करता है। तो साइन थीटा का जो ग्राफ है वो इस तरीके से इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो यानी कि y वाला कोऑर्डिनेट ऊपर की तरफ जा रहा होगा हाइपरबोला। अब देखो y वाला कोऑर्डिनेट ऊपर की तरफ जा रहा होगा, थीटा 0 रहेगा तो ये tan थीटा 0 रहेगा। तो ये जब ये एंगल ऐसे बढ़ रहा होगा, इसको आप सोचिए, इसको ऐसे अज्यूम करिए कि ये ब्लैक वाला ऐसे सर्कल पे पॉइंट चलेगा और ये मेरा हाथ जो है पैराबोला पे चल रहा है। तो ये जब ऊपर की तरफ चलेगा तो ये इधर की तरफ ऐसे 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 जाएगा। क्लियर? अब मैं इसको कैसे चलाऊं, ठीक है, अब मैं इसको किसी तरीके से चला के दिखाऊं आपको। रेड, तो जब ये एंगल ऐसे 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 बढ़ रहा होगा तो ये कोऑर्डिनेट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा होगा, सोचो ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ऐसे ये इधर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो पहले क्वाड्रेंट में जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज व्हेन इट इज मूविंग लाइक दिस, द पॉइंट, जब ये पॉइंट ऐसे इधर चल रहा है तो वही वाला करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो हाइपरबोला में उस समय होगा उसी थीटा पे, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन जैसे ये π/2 पे पहुंचता है, ये जैसे ही π/2 पे पहुंचता है वैसे ही अनडिफाइंड हो जाता है। तो π/2 पे पॉइंट कहीं नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आते बच्चों, अब आइए, अब मेन कहानी का मुद्दा होगा। ठीक है, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में कहानी का मुद्दा है, उसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो जिस समय थीटा मूव करेगा अब π/2 से पाई की तरफ, तो ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन कि a cos थीटा तो निगेटिव हो चुका है, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बात को समझने में। तो बस केवल डायरेक्ट सेकेंड क्वाड्रेंट भी बोलेंगे तो आप बात को समझ ही जाएंगे, आप पे पूरा भरोसा है। लेकिन अब a sec थीटा और b tan थीटा के बारे में थोड़ा सा आप सोचिए। a sec थीटा और b tan थीटा, x के बारे में ज़्यादा मत सोचिए आप, अब tan के ग्राफ पे थोड़ा सा फोकस करिए। tan वॉज इंक्रीजिंग, बिकॉज एक के समझ जाएंगे, बिकॉज कर्व तो है ही ना अपने पास, तो कर्व का पता है, और tan का ग्राफ
केवल पाई तक रहता है तो उसमें अपने को टेंशन नहीं है, और कहाँ किस क्वाड्रेंट में किस तरीके से बनता है वो भी आपको पता है। तो उसके बेसिस पे हम लोग चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। तो ए सेक थीटा और बी टैन थीटा है। अब देखिए जब सेकेंड क्वाड्रेंट में जो ए सेक थीटा है वो निगेटिव है और सेकेंड क्वाड्रेंट में टैन भी निगेटिव है, तो दोनों अगर एक्स और वाई निगेटिव है तो हाइपरबोला जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, हाइपरबोला आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। और अब आपको क्या करना है, सेकेंड क्वाड्रेंट के टैन का ग्राफ बनाना है। समझ लो बात को भाई, इंटरेस्टिंग बातें चल रही है ना, शायद ही कहीं पढ़ाया जाए आपको ये सब, ठीक है। तो 0 से पाई में तो देखो ऐसे ऊपर जा रहा था क्योंकि, तो इसीलिए हमारा जो पैराबोला था, जो हाइपरबोला था, उसमें हम ऊपर जा रहे थे भाई, क्योंकि हमारा टैन ही ऊपर जाता है। लेकिन इस बात को क्यों नहीं समझते हो मेरे दोस्त कि अब ये नीचे आएगा। मैं पूरा ग्राफ बना ही लूँ, ठीक है, ऐसे। तो ये आपका 0 से π/2 और ये π/2 से पाई, और ये पाई से 3π/2 और फिर ये 3π/2 से वापस इस तरीके, ठीक है। तो ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में ऊपर से नीचे आना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में ऊपर से नीचे आना चाहिए। यानी कि जब आपका ये पॉइंट हम ग्रीन में, सेकेंड क्वाड्रेंट में ग्रीन में चलेगा बच्चों, ये यूं जा रहा है यूं, तो ये पॉइंट यूं इन्फिनिटी से इधर की तरफ आ रहा है। तो समझना, पहले पॉइंट जब इधर से आए तो देखना 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 भाई, ये मेरी उंगली घूमेगी सर्कल पे और ये घूमेगा हाइपरबोला पे। तो यूं है, यूं इस समय नीचे हैं दोनों, साइन भी 0 और आपका टैन भी 0, थीटा 0 पर, और यूं ये हाइपरबोला में यूं चला गया, ठीक। और पाई आते ही गायब। अब ये यही है। अब आप देखना है कहाँ से निकलेगा पॉइंट, दिख रहे हैं हम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं हम। अब ये यूं चला तो ये थर्ड क्वाड्रेंट से पॉइंट यूं ऊपर आया, यहां तक, यहां तक आ गया यूं, और ये यहां आ गया। अब सोचो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो उसके लिए अब आपको समझना पड़ेगा आगे की थ्योरी। तो चलिए भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं हम लोग। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ए सेक थीटा के साथ क्या होगा, बी टैन थीटा के साथ क्या होगा। तो सेक निगेटिव, टैन पॉजिटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये सारी कहानी हो रही है इसका। तो जब थीटा हमारा लिख भी तो लो, पाई से 3π/2 तक, अगर हमारा थीटा पाई से 3π/2 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, सर्कल का पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन वो देखो यहाँ से आया था तो अभी उसका गोला चल ही रहा है यहाँ पर, यहाँ से पॉइंट आया था, ये पॉइंट अब यहाँ से बढ़ते हुए, ये जब आपका ब्लू वाला यहाँ चल रहा है तो ये हाइपरबोला में यहाँ चल रहा है। अब तो फील आ गई होगी आपको, ठीक है। अब जैसे ही 3π/2 आएगा, फिर अब इसको इधर से उधर जाने का मौका मिल रहा है भाई, ठीक है। ये इधर से इधर चला, ठीक। अब क्या होगा, 3π/2 के बाद क्या होगा, ये अपनी कहानी बदल देता है टैन। देखिए भाई, टैन का ग्राफ है ये, तो ये 3π/2 देखो इधर से इधर डायरेक्ट निगेटिव पॉजिटिव पहुंचता है, एकदम नेगेटिव से पॉजिटिव, एकदम खड़ाक से इधर से उधर। जैसे यहाँ भी देखिए पूरा क्वाड्रेंट ही मारता है, चेंज करता है, ठीक है। ये देखिए ये फर्स्ट में था और ये फिर थर्ड में पहुँचेगा ना, तभी तो पॉजिटिव अगेन होगा। तो π/2 के आगे जाएगा तो इधर थर्ड में जा रहा है, क्योंकि भाई ये दोनों के ऊपर डिसाइड करता है कि सेक कैसा है और टैन कैसा है, दोनों पे डिसाइड करते हैं ये चीज़, ठीक है। तो अब यहाँ पर टैन तो थर्ड में होता है ना भाई, निगेटिव, ठीक। क्लियर है, समझ में आ रही बात। अब हम लोग यहाँ पर हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा।
तो थीटा पाई से 3 पाई/2 है, यानी कि वहाँ आपको देखना है कि a सेक थीटा और p tan थीटा कैसे, ये तो हो गया ना। तो ये क्या हुआ है ना, ये समझ गया कि ये कहाँ था, ये हमारा माइनस प्लस कहाँ होता है, माइनस प्लस कहाँ होता है, ठीक है, माइनस प्लस कहाँ होता है, कौन से क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस होता है, दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट। सो दिस इज मूविंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। एंड एक्चुअली जो थीटा घूम रहा है वो किस क्वाड्रेंट में घूम रहा है, वो थर्ड में घूम रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा घूम रहा है और हाइपरबोला का पॉइंट घूम रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्लियर। अब चौथे में आ जाइए, अब चौथे में आ जाइए, समझ पा रहे हो भाई क्या हो रहा है, 3 पाई/2 से 2 पाई, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में घूम रहा है, लेकिन ए सेक थीटा और बी टैन थीटा को क्या होगा, ये तो पॉजिटिव है और ये है नेगेटिव, तो दोनों ही फोर्थ क्वाड्रेंट में है, दोनों ही फोर्थ क्वाड्रेंट में है, लेकिन पॉइंट कहाँ से आएगा, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में ही आएगा, यानी कि जब ये पॉइंट हमारा, ठीक है, जब ये पॉइंट हमारा यूं बढ़ रहा होगा तो ये पॉइंट हमारा यूं बढ़ रहा होगा, और फिर ये अपनी पूरी साइकिल ऐसे करता, पाई में ये तो रहता यूं और फिर यूं, यूं एंड देन यूं, ठीक है, और ये यूं 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 चलता है। सो दिस इज मूविंग लाइक दिस, तो ये देखिए ये यूं, अब ये यूं बढ़ा तो ये यूं इधर से निकल के आया, यूं यूं, ठीक है, ऐसे गया पॉइंट। अब जब ये यूं गया तो ये इधर से फिर आया, तो समझ गए हाउ द पॉइंट इज मूविंग। इट इज नॉट सो सिंपल लाइक एलिप्स कि बस ये जैसे ये चल रहा था एलिप्स में भी यूं ही यूं 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 चल रही थी, इसलिए वहाँ पे डिस्कशन भी नहीं किया हम लोगों ने, बट यहाँ पर ये करना जरूरी है बिकॉज ये थोड़ा सा चीज़ आपका अलग है, ठीक है। तो किस तरीके से ये पॉइंट्स एंड क्वाड्रेंट्स मूव करते हैं, आई होप कि आप इस पर विचार करोगे, इसको समझोगे। एंड वाई ग्राफ पढ़ाया जाता पहले इन्हीं कारणों से कि ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। तो चलिए भाई, इतनी बढ़िया बातें हुई हैं, है ना, लाइक तो बनता है अगर लाइक करना चाहो, बाकी प्यार मोहब्बत तो आप मुझसे कम ही करते हो आप लोग, है ना, इतनी मेहनत करने के बाद भी इतने ही सब्सक्राइबर हैं, दिखाता है यार, तो कोई बात नहीं। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड joining, equation of chord joining alpha and beta on standard hyperbola, तो equation of chord joining alpha and beta on standard hyperbola, equation of chord, ठीक है, joining अल्फा एंड बीटा, तो ये पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप देखिए इलिप्स के कॉर्ड से शुरू करेंगे। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड फॉर इलिप्स क्या होती थी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड फॉर इलिप्स, वहीं से हम लोग सीखेंगे। तो वहाँ होती थी x/a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y/b साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो ये याद रहना चाहिए, x/a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y/b साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, दैट इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड फॉर एलिप्स, ठीक है। और अगर हम लोगों ने a की जगह b को रख दिया, इफ यू पुट a इज इक्वल टू b, वी विल गेट द सर्कल का इक्वेशन, वी विल गेट बोलो बोलो बोलो, वी विल गेट द सर्कल का कॉर्ड इक्वेशन, सर्कल्स कॉर्ड इक्वेशन, ठीक है। रख के देखिए आप तो चिंता करिए ही नहीं, ए और बी सेम हो गया, ए को उधर भेज देना, यानी कि रेडियस को उधर भेज देना, तो लिखना फिर एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए टाइम्स कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको इक्वेशन ऑफ कॉर्ड फॉर एलिप्स एंड सर्कल का कॉर्ड का इक्वेशन। अब बात यहाँ जो आती है, जो बात यहाँ पर आती है वो बहुत ही ध्यान से देखना, एक बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको सिखाई जाएगी। अब ये देखो हाइपरबोला इज डिफरेंट बिकॉज वहाँ तो कॉस और साइन है ही नहीं, वहाँ तो सेक और टैन है, पहले देख लो, नहीं तो आधे लोग ये कहें अरे क्या हो गया, हमको तो नहीं समझ में आया ना।
तो समझ में आने के लिए बात समझिए कि यहाँ पर तो a sec अल्फा और b tan अल्फा है, और यहाँ पर a sec बीटा और b tan बीटा है, ठीक है। और इनको हमने ऐसे जोड़ दिया है, a sec अल्फा कॉमा b tan अल्फा, और यहाँ पर a sec बीटा कॉमा b tan बीटा है, और इनको हमने कॉर्ड से जोड़ दिया है। इसकी इक्वेशन लिखने के लिए आप पॉइंट फॉर्म को यूज करके कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, लेकिन अपने को चाहिए शॉर्टकट बच्चा। तो देखिए यहाँ पर x बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ध्यान से सुनना, और यहाँ पे प्लस y बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब आप यहाँ पर देखिए कुछ साइंस पे हम विचार करेंगे, और उसको हम जो है वाइट कलर से मार्क करेंगे, इनको ध्यान रखिएगा। ये पहला साइन, ठीक है, ये दूसरा साइन, इस पे विचार करना है, तीसरा साइन और चौथा साइन। तो ये 4 साइन है, प्लस 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 माइनस, ऐसे ध्यान रखना है, प्लस 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 माइनस। ये कहाँ होता है? इलिप्स, ठीक है। अब जो मैथ में नंबर लाइन एक आती होगी आपको, मैथ में एक नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी, यहाँ पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए पहले भी माइनस रहता है, और जीरो के जस्ट पहले भी माइनस रहता है, और जैसे ही जीरो से राइट में जाओ तो प्लस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो हाइपरबोला के लिए जब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं बच्चों, तो हम नंबर लाइन पे चलेंगे, ठीक है, और हम कहेंगे कि प्लस का माइनस, माइनस प्लस प्लस, ठीक है। तो ये वाला तो इक्वेशन याद ही है, और ये इक्वेशन अब आपको याद हो जाएगा। तो क्या आता है फॉर्मूला, मतलब एक का आना चाहिए आपको, x बाई ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है, ये, और फिर यहाँ पे डालिए माइनस वाई बाई बी और साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, क्लियर है, इज इक्वल टू, फिर से प्लस, तो cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड फॉर हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड फॉर हाइपरबोला, ठीक है। तो यह हाइपरबोला के लिए इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है हाइपरबोला के लिए, ठीक है। तो x बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो x बाई ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस y बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। याद क्या रखना है मेरे प्यारे बच्चों? माइनस प्लस प्लस, ऐसे। और देखिए चलिए करेंगे हम लोग एक बार मज़ेदार काम। तो हम पहले लिखेंगे इलिप्स की, अब मेरे साथ ही रटिए इसको। तो x बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, मैंने पहले भी आपको बताया था, प्लस y बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, इलिप्स ऐसे लिख दिया हमने। अब हाइपरबोला चलेगा, हाइपरबोला चलेगा, बोलिए। तो अब आप लिखोगे x बाई ए कॉस माइनस, फिर माइनस, फिर सब प्लस, जहां दिखे वहां प्लस, ठीक है। ये आपका हाइपरबोला की इक्वेशन है। दिस इज हाउ मैथ माइंड वर्क्स, दिस इज हाउ वी नीड टू रिमेंबर थिंग्स। तो जब भी कोई लॉजिक समझ में आता है दिमाग को, तो वो जल्दी ग्रैस्प करता है, ठीक है। तो x बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो दैट इज हाइपरबोला का कॉर्ड, ठीक है। तो चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंजेंट, टेंजेंट तो कार्टेशियन इक्वेशन के बारे में बात हो रही, कार्टेशियन इक्वेशन। तो भाई कार्टेशियन इक्वेशन में तो एक्स स्क्वायर को x(x1) अपॉन ए स्क्वायर माइनस y(y1) अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख ही दो गया। पैरामीट्रिक इज सो सिंपल, you just need to remember your parametric coordinates which is so easy। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर टेंजेंट आप लिखेंगे, पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर
टेंजेंट आप लिखेंगे यहाँ पर, तो यू विल हैव टू पुट x1 एज a sec थीटा। तो a से उड़ चुका है बच्चों, तो x sec थीटा बाई a माइनस y tan थीटा बाई b इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो क्लियर, दिस इज ऑल्सो क्लियर। स्लोप के बारे में बात करते हैं। स्लोप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो स्लोप के बारे में अगर हम लोग बात करें तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद करो ये प्लस होता था इलिप्स के केस में, यहाँ पर आपको जहाँ जहाँ बी स्क्वायर मिलने लगे चीज़ों में तो वहाँ माइनस लगाना शुरू कर दो। जैसे प्लस है तो इतनी छोटी सी चीज़ तो याद ही रहती है, मैंने यहाँ पे कुछ कहा नहीं आपसे। लेकिन यहाँ पर जैसे ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो आपने यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। ठीक है भाई, तो याद हो जाएगी टेंजेंट की सारी इक्वेशंस। क्लियर। अब टेंजेंट के बाद हम लोग नॉर्मल में, देखिए क्यों मज़ेदार हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यही होता है कि बहुत जल्दी चीज़ें कवर होती हैं आप जैसे 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 इलिप्स हाइपरबोला जा रहे हैं, बिकॉज अब आपको सारे फॉर्मूले पता है। तो कार्टेशियन फॉर्म में आप देखिएगा आपको बस केवल इलिप्स के फॉर्मूले याद होने चाहिए, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर लगाना है। ठीक है, तो अब ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वहाँ क्या रहता था, यहाँ पे माइनस रहता था, यहाँ पे आपको प्लस करना है। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक काम करना बच्चों, वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे लिखना ऐसे। और फिर हमने कहा था क्योंकि ये लाइन है तो यहाँ पर x और y लगा दो, लेकिन ऐसे कैसे, अगर यहाँ पे x1 y1 भी तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे बताया था। तो ये था। अब लेकिन जब नॉर्मल के बारे में आती है तो b जहाँ जहाँ बी स्क्वायर हो वहाँ माइनस बी स्क्वायर लिख दो जाके, तो ये देखिए अपने आप ही प्लस हो गया है। ठीक है, और ये जैसे वहाँ पर ए स्क्वायर ई स्क्वायर होता था वैसे यहाँ पर भी ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर है। तो ये आपके नॉर्मल की कार्टेशियन की इक्वेशन है। अब पैरामीट्रिक में क्या करना है, यहाँ ए सेक थीटा यहाँ पे बी tan थीटा आपको रखना है। तो पैरामीट्रिक में आई डोंट थिंक कि किसी को भी कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, तो ए एक्स अपॉन सेक थीटा प्लस बी वाई अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अब चलिए नॉर्मल का जो स्लोप फॉर्म होता है जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, उसको भी याद करना तो पड़ता ही है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, वहाँ पर क्या होता था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, पर ध्यान रखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप क्लियरली देखें तो ये रूट में एम स्क्वायर है और यहाँ पर अगर आप वैसी तो इक्वेशन है, केवल बी में ही तो चेंज आया है, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर किया गया है। तो यानी कि जब सेम टाइप की इक्वेशन है, सेम टाइप की डिग्रीज हैं, तो टोटल पॉसिबल जो नॉर्मल्स होंगी, जो टोटल पॉसिबल नॉर्मल्स होंगी दे आर गोइंग टू बी 4। ठीक है, और बाकी देखिए चीजें जैसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जैसी चीजें हैं वो आपकी t बराबर 0 ही होंगी। पेयर ऑफ टेंजेंट जैसी चीजें हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट्स जैसी जो चीजें हैं उनकी वैल्यू s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर होगी। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिडल पॉइंट आपको पता हो, ये सब s इज इक्वल टू t1 है। ये सब वही है, वही जो पहले था, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, ये लगातार आपका सर्कल से चला आ रहा है बच्चों, चौथी बार है। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज x1 कॉमा y1। ठीक है, एंड दैट मेक्स इट t इज इक्वल टू s1। फिर पोल एंड पोलर आता है, फिर पोल एंड पोलर आता है, दैट इज t इज इक्वल टू 0। फिर आता है हमारा डायमीटर, डायमीटर का एक जो लोकस आया था, तो y इज इक्वल टू वहाँ पर आपको माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम टाइम्स एक्स था, यहाँ पे प्लस हो गया क्योंकि पहले माइनस था इलिप्स के केस में, यहाँ पर प्लस हो गया। तो ये सब प्रूव किया गया था वहाँ पर। अब चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सारी थ्योरी यहाँ तक आपको अच्छे से सब कुछ याद कर लेना है। ठीक है, इट
इज़ नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम, बस फटाफट अपने दिमाग पे फोकस करके आपको काम करना है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ तक हमारी थ्योरी ख़त्म हुई। ठीक है, अब हम लोग कुछ सवालों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, वी विल मूव फ्रॉम क्वेश्चंस, क्वेश्चन की तरफ मूव कर लिया जाए। तो चलिए जल्दी जल्दी बिल्कुल फास्ट मोड में काम हो रहा है। तो यहाँ पे लिखिए प्रूव दैट the locus of prove that the locus of the center of circle which touches externally two given circles is a hyperbola ठीक है। तो हमें क्या करना है, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल विच टचेज एक्सटर्नली टू गिवन सर्कल। तो दो सर्कल अपने पास, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। अब एक ऐसा सर्कल है जो दोनों सर्कल को टच करता है। लेट मी मेक दैट सर्कल इन वाइट। दैट सर्कल इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे। So this is C1 guys and let us take this C, और this is because ये तो फिक्स सर्कल्स हैं तो इनका रेडियस सेंटर सब फिक्स रहेगा R2 and this is R1। ठीक है, बाकी का आप ये देखें कि ये आपको R दिया गया R। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर ये पॉइंट है हमारा, ठीक है, इसको ही हमें प्रूफ करना है x, y के लिए। तो अब आप कंडीशन लगा लीजिए एक्सटर्नल टचिंग वाली कंडीशन। तो C1 जब आप लिखेंगे तो R प्लस R1 आएगा। C2 के लिए जब आप लिखेंगे तो R प्लस R2 आएगा। कोई भी महान इंसान इस वेरिएबल को हटाना चाहेगा जो कि आपने खुद से एज्यूम किया है इस सर्कल के लिए। तो अब आप C1 माइनस C2 जब करेंगे तो दैट विल बिकम्स R1 माइनस R2। ठीक है, तो C1 माइनस C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, यानी कि मॉड ऑफ C1 माइनस C2 इज गोइंग टू बी फिक्स्ड। ये आपका फिक्स्ड होगा। तो यहाँ से ये होता है सो इट मस्ट बी मूविंग ऑन हाइपरबोला। ठीक है, तो ये आपके हाइपरबोला पे मूव कर रहा होगा। क्लियर है, सो इट मस्ट बी मूविंग ऑन हाइपरबोला, दैट इज द पॉइंट हियर। तो चले भाई आगे बढ़ जाए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। दैट वाज द क्वेश्चन। और जैसे हम लोगों ने डिफरेंस को एक फिक्स्ड नंबर निकाल दिया तो वैसे आपका क्वेश्चन एकदम जबरदस्त सॉल्व हो गया। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बिल्कुल अच्छे से करते जाइए, समझते जाइए। तो गिवन द बेस ऑफ अ ट्राइंगल and the ratio of the tangents to half the base angles prove that the vertex moves on a hyperbola। ठीक है, vertex moves on hyperbola whose foci are the extremities of the base। तो समझ गया, गिवन द बेस ऑफ अ ट्राइंगल एंड द रेशियो ऑफ टेंजेंट्स टू हाफ द बेस एंगल प्रूव दैट द वर्टेक्स मूव्स ऑन अ हाइपरबोला हुज फोकाइज आर एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बेस। तो यानी पे गिवन क्या है यहाँ पर कि ए जो है वो फिक्स्ड है, एक ए है, तो हम वो ट्राइंगल पहले बना लेते। समझिए, गिवन द बेस ऑफ द ट्राइंगल यानी कि बेस ऑफ द ट्राइंगल गिवन है और उसकी लेंथ मान लीजिए आप फिक्स है और इसको हम बोल रहे हैं BC, तो ऑब्वियसली इसको A बोलेंगे। तो क्या कह रहे हैं समझना आप। तो अब देखिए कि C के अपोजिट वाली साइड को स्मॉल c ले लेते हैं, लेकिन ये फिक्स नहीं है, और B के अपोजिट वाली साइड को स्मॉल b लेते हैं, ये भी फिक्स नहीं है। A फिक्स्ड है।
अब जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। गिवन द बेस ऑफ ट्रायंगल, इतना ही समझ में आया। रेशियो ऑफ टेंजेंट्स टू हाफ द बेस एंगल, तो यानी कि आपको हाफ द बेस एंगल रेशियो ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट मतलब tan, तो tan b/2 अपॉन tan c/2, ठीक है। तो प्रूव दैट वर्टेक्स मूव्स ऑन अ हाइपरबोला हुज फोकाई आर एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बेस, यानी कि इन पॉइंट्स पे अगर आपका फोकस हो तो ये जो ए पॉइंट है ये आपका हाइपरबोला पे चलता है, ये इन्होंने कहा। तो अब इन्होंने क्या कहा है भाई, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ गिवन द बेस ऑफ द ट्राइंगल द रेशियो ऑफ टेंजेंट है, और एक चीज़ गिवन है मतलब ये भी कांस्टेंट है, ए तो आई कांस्टेंट एंड दिस इज आल्सो कांस्टेंट। अब भाई आपको tan b/2 ट्राइंगल में tan c/2, तो सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल अगर याद ना है बच्चों तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। तो b/2 जब होता है तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग डेल्टा s अपॉन s माइनस बी, याद रखना b है तो b रहता है, और यहाँ पर भी रहता है डेल्टा, ये नीचे वाली लाइन पे s अपॉन s माइनस सी। अब देखिए डेल्टा डेल्टा कटा, s से s कटा, s माइनस सी अपॉन s माइनस बी यहाँ पर हो गया। तो यहाँ से आया s माइनस सी अपॉन s माइनस बी इज इक्वल टू लेमडा एंड लेट अस मूव अप। तो जब आपके पास ऐसा कुछ सिनेरियो आता है दो दो टर्म का, तो आई थिंक आप जानते हो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो दुनिया में लगाया जाता है। तो बाई इधर ही से लिखते हैं, दैट इम्प्लाइज बाई सी एंड डी, सी एंड डी लगाएंगे तो एक बार ऐड कर लीजिए आप s माइनस सी प्लस एस माइनस बी अपॉन एस माइनस सी माइनस एस प्लस बी इज इक्वल टू लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा माइनस 1। तो s से s कैंसिल हुआ है, ठीक है, बाकी तो सब वैसे ही रहा है। तो ये क्या आया यहाँ पर, b माइनस सी आया होगा, ठीक है, और ये आया आपका, ध्यान से देखिएगा, 2s माइनस बी प्लस सी। अब समझने वाले समझ चुके हैं, नहीं समझने वाले अभी भी ना समझें। तो 2s जो होता है वो a प्लस बी प्लस सी होता है। तो 2s की जगह जब a प्लस बी प्लस सी करोगे तो b प्लस सी कैंसिल हो गया एंड यू आर ओनली लेफ्ट विद a अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल टू लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा माइनस 1। अब आप देखिए यहाँ पर b माइनस सी वो डिफरेंस वाली चीज है, b माइनस सी आप लिखिए, b माइनस सी लिखिए, उसको लिखिए ऐसे a टाइम्स लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा प्लस 1। दिस एंटायर थिंग इज कांस्टेंट बॉस, दिस एंटायर थिंग इज कांस्टेंट। और ये हमारे पॉइंट, ये हमारा पॉइंट ए पे जो पॉइंट है उसकी दूरी आप देख रहे हो b और c से एक फिक्स, उनके जो डिफरेंस है दूरी का वो कांस्टेंट बना हुआ है। तो क्या आप नहीं समझते हो कि b माइनस सी एक फिक्स्ड क्वांटिटी आ गई। तो ये आपका क्या हो चुका है, हाइपरबोला हो गया कि नहीं। जो पॉइंट b और c की दूरी का डिफरेंस कांस्टेंट बनाए हुए है वो वाला हमारा हाइपरबोला पे पॉइंट रहेगा। तो इसको लिख लीजिए, डिफरेंस ऑफ ए, डिफरेंस ऑफ ए इन डिस्टेंस, डिफरेंस ऑफ ए इन डिस्टेंस फ्रॉम, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए, कैसे लिखें इसको, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी फ्रॉम ए is constant, is constant, is constant. So A is, A सही तो था, so A is moving on, so A is moving on hyperbola, so A is moving on hyperbola। ठीक है भाई, तो क्लियर है, क्लियर। नेक्स्ट सवाल देख लें हम लोग। आर वी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, डेफिनेटली वी आर रेडी गाइस। एन इलिप्स एंड अ हाइपरबोला, एन इलिप्स एंड अ हाइपरबोला, एन इलिप्स एंड अ हाइपरबोला, एन इलिप्स एंड हाइपरबोला आर कनफोकल, आर कनफोकल
having same focus, having same focus, having same focus and conjugate axis, having same focus and conjugate axis of the ellipse. So an ellipse and a hyperbola are confocal having same focus and conjugate axis of the ellipse if E1 and E2 are the E1 and E2 are the eccentricities of ellipse and hyperbola, eccentricities of ellipse and hyperbola, then 1 by E1 square प्लस 1 बाई E2 स्क्वायर इज हाउ मच। तो ए ऑप्शन आपका 1 है, सोच समझ के क्वेश्चन करिएगा पहले और फिर हमें जवाब दे ही दीजिएगा। डी इज नन। ठीक है, तो इलिप्स है, एक हाइपरबोला है, दोनों कनफोकल हैं यानी कि दोनों के फोकस सेम है और सेम फोकस और कॉन्जुगेट एक्सिस है, हैविंग सेम फोकस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ द इलिप्स एंड इफ, ठीक है, conjugate axis of the having same focus and the conjugate axis of hyperbola। अरे थोड़ा सा यहाँ से उड़ाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो एन इलिप्स एंड हाइपरबोला आर कनफोकल हैविंग सेम फोकस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है, इज इक्वल टू द एक्सिस, नॉर्मल एक्सिस ऑफ हाइपरबोला ना, इज इक्वल टू द माइनर एक्सिस ऑफ, इसका कॉन्जुगेट एक्सिस और इसका माइनर एक्सिस दोनों बराबर है। एन इलिप्स एंड अ हाइपरबोला कनफोकल हैविंग सेम फोकस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला, कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला इज इक्वल टू द माइनर एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स if E1 and E2 are eccentricities of ellipse and hyperbola, then the relationship between then 1 by E1 square plus 1 by E2 square is what। ठीक है, ऑप्शन मैंने पहले लिख दिए थे, देख लेना। अब क्वेश्चन करना है हमें, ठीक है, क्वेश्चन करना है हमें। तो सबसे पहले आप इलिप्स का हाइपरबोला देखिए, ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, बिकॉज इन्होंने कहा कॉन्जुगेट एक्सिस आर कनफोकल हैविंग सेम फोकस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, इसको एलिप्स ले लेते हैं, और किसी को भी E1 E2 ले लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको हम E2 ले लेते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज E2। ठीक है, अच्छा E1 ही तो बोला मैंने, एसेंट्रिसिटीज़ का। ठीक है, तो ये एलिप्स का मैंने E1 बोला है, हाइपरबोला का E2 बोला है। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर, अब दूसरा हम लोग यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसे प्रॉपर लिखो। ठीक है भाई, ये लिख दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हम लोगों ने
इलिप्स का लिख लिया, ठीक है। और ये हम लोगों ने हाइपरबोला का लिख दिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब कनफोकल होने का मतलब क्या है? कनफोकल होने का मतलब है AE1 इज इक्वल टू कैपिटल ए, ठीक है, AE, 0 एंड AE1। ठीक है, यानी कि ये यहाँ तक समझ में आ गया। AE1 इज इक्वल टू कैपिटल AE एंड दिस इज ऑल्सो गिवन कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल बी स्क्वायर। ये कनफोकल की वजह से आया, यहाँ पे लिख लो कि ये कहाँ से आया, कनफोकल वाले पॉइंट से आया, ठीक है। ये वाला कहाँ से आया है, ये वाला जो है कि कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू द माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। माइनर एक्सिस ये कॉन्जुगेट है, ये बराबर है, ये भी स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन से मिला। तो अब आप यहाँ पर एक काम करेंगे, ठीक है, एक काम करेंगे, इस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस E1 स्क्वायर इलिप्स के केस, और यहाँ पर आप लिखते हो ए स्क्वायर टाइम्स E2 स्क्वायर माइनस 1। अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई करो अंदर, ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर E1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स, इसको एक काम करो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसका स्क्वायर करो, ए स्क्वायर E1 स्क्वायर एंड दिस इज ए स्क्वायर E स्क्वायर, E2 स्क्वायर लिखो यार, ठीक है। अब इनका स्क्वायर करके इनको डिवाइड कर दो, जिससे फालतू चीज़ें गायब हो जाएं। तो 1 माइनस E1 स्क्वायर अपॉन E1 स्क्वायर इज इक्वल टू E2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन E2 स्क्वायर। अब क्लियरली आप देखिएगा, इधर भेजूँ कि उधर भेजूँ, इधर भेजूँ कि उधर भेजूँ, बोलो किधर भेजूँ, तो आगे ले चलते हैं इसको। अब हो गया क्वेश्चन, 1 माइनस E1 स्क्वायर अपॉन E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन E2 स्क्वायर, तो 1 बाई E1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 बाई E2 स्क्वायर। अब इनको इधर भेज दो, तो 1 बाई E1 स्क्वायर प्लस 1 बाई E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ये देखिए 2 आंसर आपका आ गया, ठीक है भाई। कैसे आया, कुछ समझ में आया भाई? हाउ दिस हैज कम, आर यू क्लियर विद दिस? ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, फिर अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक चीज़ों को याद करना है आपको, ठीक, अच्छे से समझना है, मतलब ठीक है, एक एक बात कैसे नॉर्मल किस तरीके से क्वेश्चन किए जा रहे हैं, ये सब जो है आप अच्छे से समझ जाइए। क्या हो गया, ठीक है, सेव हो जाने दीजिए, नहीं तो हैंग कर जाएगा सिस्टम, ठीक है। तो क्लियर है भाई, मज़ा आ रही है, चीज़ें सीखने में मज़ा आनी चाहिए, है ना। तो चलिए करंट स्लाइड से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और, अरे स्क्वायर लगा था, हाँ लगा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose focus is 6,0, बहुत बढ़िया, सेंटर 1,0 एंड लेंथ ऑफ टा इज 6, ठीक है भाई। तो सबसे पहले आप क्या करो कि अब ये तो समझ में आ गया कि सब एक्स एक्सिस पे है, यानी कि सेंटर 1,0 पे है, तो ये पॉइंट आपका 6,0 पर है। तो अब देखिए 0,0, ये मतलब ये आपका कुछ भी है, ये ए ही होता है, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है सेंटर से यहाँ तक वो ए ही होता है। तो वो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए ई की वैल्यू जो है वो 5 है। बताओ भाई, सेंटर से फोकस डिस्टेंस इज ए ई। अरे वो जब 0,0 रहता है तो वो ए ई 0 रहता है, तो दोनों का गैप कितना है, ए ही है, तो वो ए ई।
और ट्रांसवर्स एक्सिस यानी कि 2a की वैल्यू 6 है तो a की वैल्यू कितनी है भाई 3 है। अब बताइए, अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1 होता है, क्योंकि ए पता चल गया और बी पता चल जाए तो काम ही हो जाएगा ना भाई देश में। तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए ई की वैल्यू कितनी थी 6 की 5 25 और ये 9, तो ये कितना है 16। तो ए स्क्वायर इज हाउ मच 9। तो अब देखिए सेंटर पता है आपको, तो आप लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर और y 0 और इधर 1, इधर माइनस लगाने का बिकॉज इट्स हाइपरबोला का क्वेश्चन। ठीक है, अब a स्क्वायर, a कितना आया भाई 3 का स्क्वायर दैट इज 9 और इसके नीचे b आया b दैट इज 16। तो ये हमारा आंसर है। एक और कर लें, एक और इसी तरीके आराम से, है ना भैया, ऐसे आ जाते हैं आपके जेईई मेंस में, ऐसे आसान आसान। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose center is 3,1, whose center is 3,1, focus is 5,2 and corresponding vertexes, ठीक है, सेंटर विथ 3,2 ही होना चाहिए भाई, वाई वाला चीज़ फिक्स कर लिया हम लोग। करस्पॉन्डिंग वर्टेक्सेस 4,2। अब देखो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट फिक्स हो चुका है, तो एक आपकी एक ही लाइन पे सब कुछ है, तो सेंटर आपका 3,2 है, फोकस यहाँ कहीं है यानी कि 5,2 है और यहाँ पे कहीं वर्टेक्स है 4,2। ठीक है भाई, तो सेंटर टू फोकस तो अभी आपने देखा कि 3 है, यानी कि ए की वैल्यू सेंटर से फोकस की वैल्यू है 3 और 5 के बीच में 2 है, तो ए की वैल्यू 2 हो गई और सेंटर टू वर्टेक्स की वैल्यू 1 है, यानी कि ए की वैल्यू 1 है। अब क्या बचा, कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा। बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो b square is how much, we need to find out that, this is 4 minus 1, this is 3। तो b square की वैल्यू सेंटर यू ऑलरेडी नो कि 3 और 2 है, तो आप लिखोगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर और a स्क्वायर यानी 1 माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, बिकॉज सेंटर 3,2 है और b स्क्वायर जो इसके नीचे आएगा दैट इज 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं। अब और भी क्वेश्चंस करेंगे, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आपके और क्लियर होते जाएंगे और मज़ा आती जाएगी, तो पढ़ते रहिए, साथ बने रहिए। ठीक है बच्चों, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट गाइस।